प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 70 ऑब्जेक्टिव को हर हाल में याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो, यानी कि पहले से आपको कितना याद था। देखिए पहला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, लगाते चलिएगा आंसर को। पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो हमने कई बार बता चुका है, अगर आपसे परमाणुओं की संख्या पूछे वो भी एफसीसी में, तो आप लगाना 4 होते हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे बच्चा पार्टी तो 12 लगाइएगा। एफसीसी जालक में समन्वय संख्या 12 होते हैं और परमाणुओं की संख्या 4 होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह बीसीसी हो, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो, तो बॉडी सेंटर्ड में परमाणुओं की संख्या 2 होते हैं और समन्वय संख्या 8 होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, हर हाल में याद कर लेना। देखिए दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। अब आपको बताना है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो बच्चों हमने बताया है, अगर पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है तो 3 लगाना। अगर पूछे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है तो 7 लगाना। और अगर पूछे एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक या फिर ब्रेवेस जालक संभव होते हैं तो आप 14 लगाना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी बच्चे ध्यान से रखिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल पूछा गया है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। कैसे दोष होते हैं भाई? ये दोनों दोष हम लोगों ने पढ़ा है क्रिस्टल दोष में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए, फोर्थ नंबर सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में कौन लघु परासी है। लघु परासी क्या होता है? लघु परासी अक्रिस्टल होते हैं, जबकि दीर्घ परासी क्रिस्टल होते हैं। तो हमसे पूछा गया लघु परासी यानी कि अक्रिस्टल कौन सा है, वो हमारा हो जाता है कौन सा? क्वार्ट्ज ग्लास होता है, जो कि हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे निम्नलिखित में कौन दीर्घ परासी है, दीर्घ परासी हमारा कौन सा होता है? क्रिस्टल होता है। लेकिन उसी जगह बच्चा पार्टी अगर पूछे समदैशिक कौन होता है, समदैशिक अक्रिस्टल होता है, जबकि असमदैशिक क्रिस्टल होता है। ये भी आप लोग याद रखना। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय नहीं है। अक्रिस्टलीय नहीं है इसका मतलब वो क्रिस्टल होगा, और क्रिस्टल हम जानते हैं कि हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये सब क्या होता है? क्रिस्टल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन बच्चों अगर मैं पूछूं कि हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल है तो आप लोग क्या लगाओगे? हीरा जो होता है ये हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल का एक एग्जांपल है, जरूर याद रखोगे। ये आया हुआ है कि हीरा और ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो याद रखोगे ये कोवेलेंट क्रिस्टल यानी कि सह संयोजक क्रिस्टल है। ओके चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने प्रश्न आ चुका है। बताओ 6 नंबर सवाल है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है? इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता होगा सुचालक के पास ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुचालक के पास ऐसा कुछ नहीं होता। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल पूछा गया आप लोगों से। बताओ 7 नंबर सवाल है, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो बच्चे हमने बताया है मोल प्रति केजी जो आता है वो क्या होता है? मोललता के बराबर होता है, और यही हमने बताया था। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन एक प्रश्न और भी आया, निम्नलिखित में कौन सा है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? वो हमारा मोललता ही होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल पूछा गया, विलयन में विलय तथा
तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? विलियन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल 1 होता है बच्चों। ऑप्शन बी को लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है बच्चा पार्टी। अगर आप लोग हमारे साथ क्लास करना चाहते हो तो डेली शाम के 6 बजे और 8 बजे क्लास होता है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। उसके बाद चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर करिएगा। देखिए समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है? तो समुद्री जल को रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि उल्टा परासरण के द्वारा लवणहीन किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब पूछोगे सर ये उल्टा परासरण क्या होता है? तो उल्टा परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च दाब डालकर विलयन से पानी को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उल्टा परासरण कहते हैं। अगर 2 नंबर में भी आ गया, इतना लिख दोगे तो काम हो जाएगा आप लोगों का। चलो 10 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 10 नंबर सवाल है किसी पदार्थ की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है? किसी भी पदार्थ की विलेयता जो है विलय की प्रकृति पर निर्भर करती है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, ताप और दाब पर निर्भर करती है, और किस पर निर्भर करती है? इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल पूछा गया आप लोगों से। 11 नंबर सवाल है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए क्लास है, तो अच्छे से ध्यान से देखना। देखो विद्युत रासायनिक सेल में जिंक की छड़ पर जो होता है वो क्या होता है? जिंक के छड़ पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 12 नंबर सवाल पूछा गया है शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? देखो यहां से 2 प्रश्न आता है, एक होता है शुष्क सेल और दूसरा होता है मरकरी सेल। अगर शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल पूछे तो 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन अगर पूछे मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है तो वो 1.35 वोल्ट होता है। ये भी आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके चलो 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल पूछा क्या गया सेल स्थिरांक क्या होता है? तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को सेल स्थिरांक कहते हैं। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी हमारा एल होता है और दूरी जो होता है वो जो होता है क्षेत्रफल जो तो वो हमारा ए होता है। यानी कि हमारा मात्रक निकल के आए, लंबाई को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, बटा में एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो हमारा बचा 1 सेंटीमीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अगर इसका मात्रक पूछे तो सेंटीमीटर इनवर्स को लगाएंगे। और पूछा गया क्या होता है? एल बटा में ए होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, आया हुआ है आपके एग्जाम में, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलना सभी बच्चे, वैसे भूल जाते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसका मात्रक अगर पूछे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। याद रख लो, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है, बस ये लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। 15 नंबर सवाल है कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो कौन सा होता है? कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और कंसंट्रेशन, ये सब होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है वो निश्चित होती है, यानी कि क्या होती है बच्चा पार्टी? फिक्स होती है। सही जवाब ये हो जाएगा। और एक बार ऐसा आया था आपके एग्जाम में किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? देखो एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर वही होगा, शून्य कोटि। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? वो करता है एक्टिव वेट पर या फिर एक्टिव मास पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल पूछा गया आर्हेनियस का समीकरण क्या होता है? आर्हेनियस का समीकरण होता है के बराबर ए ई माइनस ई ए बटा आर टी। करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही आंसर है, ये समीकरण याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल है अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? भाई अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए 2 और 3 के बीच में रहता है। किसके बीच में बच्चों? 2 और 3 के बीच में रहता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का ए लगा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। चलो 20 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 20 नंबर सवाल है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, जो कि यहाँ दिया गया के ए पर पावर 2 है और बी पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। इस कोटि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो बच्चा पार्टी हमने बताया था कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। घात का ये देखो यहाँ 2 है तो 2 लिखो, प्लस में इसमें 1 है तो 1 लिखो, प्लस में 1 यानी कि 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही आंसर है बच्चा पार्टी। इतना आसान सा जोड़ घटाव वाला नहीं आएगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल पूछा गया, रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि इरिवर्सिबल होता है। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, इसमें रासायनिक बंधन जैसे कमजोर बल रहते लगे, लेकिन उसी प्रकार भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, वांडर वाल्स बल लगे होते हैं, जिसमें कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये याद रख लो। पूछा जा सकता है कि रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में अंतर को स्पष्ट करे, तो करना पड़ेगा भाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, देखो 22 नंबर सवाल पूछा गया, शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। शोषण देखो जिसमें अधिशोषण और अवशोषण की प्रक्रिया दोनों साथ साथ होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग शोषण कहते हैं, और यही पूछा गया, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल पूछा गया, निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव को नहीं प्रदर्शित करता, नहीं दिखाता, कौन सा है। वो हमारा जो होता है वो शर्करा विलयन होता है। कौन सा होता है, शर्करा विलयन होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल पूछा गया, आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइड कणों की गति क्या कहलाती है। आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का जो गति कहलाता है वो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, यानी कि वैद्युत कण संचलन कहलाता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 25 नंबर सवाल है, ताजे अवक्षेप कोलाइड को विलयन में बदला जा सकता है किसके द्वारा। सभी बच्चे बता दो, ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदला जा सकता है किसके द्वारा, तो पैप्टिकरण के द्वारा, यानी कि पेप्टाइजेशन के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे बच्चे जरूर याद रखोगे, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल है, गैलेना किसका अयस्क है। गैलेना लेड का अयस्क है। भाई कितना बार बता चुका है, लेकिन ये प्रश्न आ ही जाता है आपके एग्जाम में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो अयस्क कौन सा है। जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित हो बोले हम लोग कौन सा कहते हैं, कॉपर पाइराइट कहते हैं, क्योंकि ऐसे करके होता है CuFeS2 होता है, ऐसे होता है ना भाई, तो याद रख लो, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है मेरे भाई, वो हमारा सोडियम का होता है। किसमें, सोडियम के लिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। पायरोलुसाइट जो होता है ये मैग्नीज का अयस्क होता है। किसका, मैग्नीज का, जैसे MnO2 ये किसका है, पायरोलुसाइट का। ये फॉर्मूला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी से हमारा बहुत सारा बनता है, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 का भी निर्माण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। साइनाइड विधि का उपयोग जो होता है वो सोना और चांदी के निष्कर्षण के लिए होता है, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल पूछा गया, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आया हुआ आपके एग्जाम में, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है, उसे हम लोग प्रगलन कहते हैं, यानी कि स्मेल्टिंग कहते हैं। जरूर याद रखोगे बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है कि हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो वो हमारा लोहा का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये एमओ जो होता है ये किसका कार्य करता है, ये वर्धक का कार्य करता है, ये भी लिख लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होता है। सबसे अधिक जो होता है वो फास्फोरस का होता है। किसका होता है बच्चा पार्टी, फास्फोरस का होता है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H3PO4 होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, चैट सेक्शन में लगा दो। H3PO4 किसका है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का है। जैसे अगर पूछे, अगर कुछ भी पूछे NH3 किसका होता है, HNO3 किसका होता है, नाइट्रिक अम्ल का होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का पूछे तो H2SO4 होता है। ये सब होता है। ओलियम का पूछा, ओलियम का आया हुआ है H2S2O7 किसका है बच्चों, ओलियम का है। इसको लिख लो
आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 17 के तत्व है मेरे भाई, लगाओ क्या होगा? वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, जबकि वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं। और संक्रमण तत्व जो होते हैं वो 3 से लेके 12 तक के होते हैं। और उत्कृष्ट गैस वाले जो भैया हैं ये 18 के होते हैं, ग्रुप 18 के। ओके, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर सवाल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये अधातु है। क्या है बच्चा पार्टी? अधातु है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना आप सब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसकी बंद ऊर्जा सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में कौन है जिसकी बंद ऊर्जा सबसे अधिक होती है? वो सल्फर और सल्फर के बीच का बॉन्ड होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? +2 जो होता है वो हमारा F2O के लिए होता है, क्योंकि आपको पता होगा फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो -1 होती है और गुना में 2 है तो 2 लगा दो। अब प्लस में कौन सा O का निकालना है, x मानेंगे बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा? +2 हो जाएगा। और यही हमसे क्या पूछा गया, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? सबसे कम वाष्पशील होता है H2S, यानी कि कौन सा होता है? हाइड्रोजन का सल्फाइड होता है। सही जवाब सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। सल्फ्यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस तरह के गुण को प्रदर्शित करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो प्रदर्शित करता है वो अम्लीय गुण, ऑक्सीकारक का गुण, पानी सूखने का गुण, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखना बच्चा पार्टी। ओके, चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर सवाल है। 41 नंबर सवाल है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +6 होता है। क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो कितना होता है बच्चा पार्टी? +6 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी लगा रहे हो, बहुत अच्छे। चलो 42 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया, एकदम मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला सोना होता भाई। एकदम सोना को याद रख लो, आता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल पूछा गया, लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोहे को जंग लगने से सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है आयरन का कैथोड बनाकर चढ़ाना। सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 44 नंबर सवाल है कि संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चा पार्टी? तो डी ब्लॉक याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देख लो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि डी ब्लॉक हमारा ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। लेकिन अगर पूछे अंतः संक्रमण तत्व कौन सा होता है, वो एफ ब्लॉक होता है, ये भी लिख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है पूछा गया, निकेल लगाएंगे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। 46 नंबर सवाल है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, क्या रहता है? कोबाल्ट रहता है। विटामिन B12 में क्या रहता है बच्चा पार्टी? कोबाल्ट रहता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है। 47 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, K4 एफिशिएंट 6, बताओ K4 एफिशिएंट 6 जो है ये क्या है? बताओ जल्दी जल्दी से। यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो होता है ये क्या होता है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, यानी कि जटिल लवण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो 48 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। जिंक क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म भी है, जिंक भी है, और जल के द्वारा सबके अवकरण से जो बनता है वो हमारा मीथेन बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखिए। 49 नंबर सवाल पूछा गया, CHO क्रियाशील मूलक किसका है? CHO जो होता है, ये CHO जो है ये एल्डिहाइड का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। देखो अगर अल्कोहल का पूछे तो क्या होता है? अल्कोहल का OH होता है।
कार्बोक्सिलिक का हमारा COOH होता है। उसके बाद कीटोन का पूछे तो CO होता है, ये सब होता है। लेकिन हमारा पूछा क्या गया है, CHO किसका होता है, वो हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल है, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो वो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 50 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, सबसे अधिक जो अम्लीय होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा एम क्लोरोफिनॉल होता है। सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लगाते चलना आंसर को। ओके, चलो आगे बढ़ते, और भी कुछ प्रश्न बचे हुए। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। फॉर्मल्डिहाइड है, उसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा बताओ, वो हमारा जो प्राप्त होता है वो मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, CH3OH प्राप्त होता है, ये याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमारा जो होता है वो एक अम्ल प्राप्त होता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखिए, लगाते चलना बच्चा पार्टी आंसर को। क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है, यानी कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे होती है, जब क्लोरेटोन बनता है। बताओ जल्दी जल्दी से, तो वो जो अभिक्रिया करता है वो एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, क्लोरेटोन बनता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सबको पता है और सब लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी को तो राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या होगा, 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक होता है। एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, वो लगाओगे सर COOR होता है, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, देखो ये हमारा एल्डिहाइड का है, कीटोन का है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखिए। 57 नंबर सवाल है, एसिटामाइड क्या होता है। एसिटामाइड जो होता है ये उभयधर्मी होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, उभयधर्मी। एकदम दिमाग में सेट करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखिए। 58 नंबर सवाल है, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा बच्चा पार्टी, कुछ इस प्रकार का हमने पहले भी बताया है और आज भी लिख के बता दे रहा हूं, याद रखोगे। कुछ इस प्रकार का क्या होता है, एनिलीन का ये होता है। उसके बाद क्या होता है, इस पे NH2 लगा होता है। ये हमारा क्या है, एनिलीन का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें देखो पाई बॉन्ड एक हमारा ये होता है, ये होता है और ये होता है, यानी कि 3 पाई बॉन्ड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, प्राइमरी एमीन की पहचान किसके द्वारा होती है। वो CHCl3 प्लस KOH के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, राइट आंसर। चलो 60 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। 60 नंबर सवाल है, C3H9N के अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है। बताओ जल्दी जल्दी से, C3H9N के द्वारा किसे व्यक्त किया जाता है, तो वो हमारा प्राइमरी एमीन होता है, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन तीनों को व्यक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 का डी लगा रहे हो बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखिए। 61 नंबर सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन है जिसको अवकृत करने पर हमारा सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, जल्दी जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। वो हमारा जो था वो एमाइड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखना आप सब। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल 62 नंबर सवाल देखिए। 62 नंबर सवाल है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। C12H22O11। करेक्ट आंसर बी होगा। लेकिन बच्चों अगर पता हो तो एक बार लगा दो, ग्लूकोज का क्या होता है, एक बार जल्दी जल्दी से बता दो ग्लूकोज का क्या होता है। तो आप लगाओगे C6H12 और O6 होता है, ये ग्लूकोज का होता है। ये क्या है, ये सुक्रोज का। तो ये दोनों को याद रख लो, आ सकता है आपके एग्जाम में, छोड़ के नहीं आओगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखिए। 63 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन सा है, सेल्यूलोज होगा। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखना आप सब। ओके, चलो
63 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे सामने प्रश्न भी आ चुका है। 64 नंबर सवाल देखो क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है। दूध में वैसे हमारा कैसीन भी उपस्थित रहता है, उसके बाद क्या होता है लैक्टोज भी रहता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 65 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो स्रावित होता है वो अग्न्याशय से होता है। इंसुलिन स्रावित होता है किससे बच्चा पार्टी, अग्न्याशय से होता है। 65 का बी को लगा देना सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, हमने बताया है। विटामिन ए का जो होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी, यहाँ लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अगर पूछे बच्चा पार्टी। विटामिन ए का क्या होता है रासायनिक नाम, तो वो हमारा जो होता है वो रेटिनोल होता है। क्या होता है बच्चों, रेटिनोल होता है। अगर पूछे विटामिन बी1 का पूछे, विटामिन बी1 का पूछे तो वो हमारा क्या होता है, थायमीन होता है बच्चा पार्टी, जो कि हमसे पूछा गया है। और अगर पूछे विटामिन बी2 का पूछे तो रेबोफ्लेविन होता है। विटामिन सी का पूछे, यहाँ सी पूछे, अगर विटामिन सी पूछे वो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये सब पूछे तो आ सकता है, याद रखना आप सब। ओके, अभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल देखिए। 67 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, अगर हमसे पूछता प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, वो आइसोप्रीन का होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया प्राकृतिक बहुलक कौन है, वो हमारा प्रोटीन होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अगला नंबर सवाल देखिए। 68 नंबर सवाल है। F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है। ये जो है किसका मोनोमर है, तो ये टेफ्लॉन का मोनोमर है। 68 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। एंटासिड के रूप में उपयोग जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, यानी कि हमारा MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए और आज के क्लास का ये हमारा लास्ट सवाल आ रहा है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है। प्रतिऑक्सीकारक बताओ कौन सा होता है। एंटीऑक्सीडेंट पूछा गया आप लोगों से। लेसिथिन भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है, विटामिन ई भी होता है। करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी लगा रहे हो तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और हाँ, एक मेन जो बात है, कितना सही कर पाए ये कमेंट करके बताओ। कितना सही कर पाते हो इस 70 ऑब्जेक्टिव में जरूर बताओगे। मानो ये टेस्ट के तौर पे आज का क्लास था, तो जरूर बताना कमेंट करके। सारे बच्चे कमेंट करोगे क्लास कैसा लगता है हमारा, जरूर कमेंट करना बच्चा पार्टी। ओके, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। डेली अगर हमारे साथ क्लास करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके डेली शाम के 6 बजे और 8 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।